दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको ज्ञात है कि लास्ट 3 वीडियोज़ से जो है हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो ड्रेसिंग मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, केमिकल सॉल्यूशन एंड स्टरलाइजेशन है। मैंने पूर्व में भी आपको बताया है कि इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो ड्रेसर के एग्ज़ाम में बनते हैं वो इसी टॉपिक से बनते हैं। तो इसीलिए मैंने जो है अभी तक इसके 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। पहले वीडियो में आपको पता होगा कि मैंने थ्योरी पहले पढ़ाया था और इसके बाद 100 क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद भी 2 वीडियोज़ जो है मैंने अपलोड किया जिसमें 100 क्वेश्चंस कवर किए। और मैंने ये भी कहा था कि जब तक ये टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो जाता मैं इसके ऊपर जो है वीडियो अपलोड करता रहूँगा। जिन लोगों ने अभी तक वो तीनों वीडियोज़ नहीं देखे हैं, मैं उनसे एक बार फिर से आग्रह करता हूँ कि जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है, वो जा कर के ज़रूर देखें, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इसी टॉपिक से दिखने वाले हैं। चलिए समय वेस्ट ना करते हुए सीधा चलते हैं क्वेश्चंस पे। 300 क्वेश्चन तक जो है हमने कर लिया था, तो आज 301 से हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, ऑपरेशन रूम की दीवारों पर किसका लेप होना चाहिए? तो विनाइल का लेप होना चाहिए। सल कक्षों में दीवारों पर विनाइल का लेप होना चाहिए। इसका उपयोग ओटी रूप में दीवारों पर इसके स्वच्छ, टिकाऊ और आसानी से साफ होने वाले गुणों के लिए किया जाता है। विनाइल आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, सल कक्षों ऑपरेटिंग रूम में क्या आसान होना चाहिए? तो उपरोक्त सभी जो है आसान होना चाहिए। क्या? सफाई करना आसान होना चाहिए, पोंछना आसान होना चाहिए, धोना आसान होना चाहिए, क्योंकि तीनों चीज़ों की आवश्यकता बार बार पड़ती है। इसके बाद है, शल्य कक्षों में कुर्सियाँ किससे बनी होनी चाहिए? तो पहले भी मैं बता चुका हूँ कि लकड़ी की चीज़ें जो है वहाँ पे नहीं यूज़ होती है ओटी में, ना ही प्लास्टिक यूज़ होता है, ना ही एल्युमिनियम यूज़ होता है। मोस्टली जितने भी फर्नीचर्स हों, चाहे वो कुर्सियाँ हों अंदर की, वो सारी जंग-रोधी इस्पात की होती है, क्योंकि जंग से टेटनस होने के चांसेस रहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, शल्य कक्षों में क्या आवश्यक है? तो मायो स्टैंड जीवन रक्षक उपकरण आवश्यक है। पूजा पेटी की ज़रूरत नहीं है, जीवन रक्षक उपकरण भी होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद ही यंत्र, इसकी आवश्यकता नहीं है। तो इसमें 2 चीज़ें सही है और कई बार ना इस बुक में कुछ कमियां हैं, तो आपको जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना है और बाकी जो चीज़ें हैं इसमें तो दोनों आंसर जो है इसके सही होंगे। इसके बाद है, जीवाणु विहीनता का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका मुख्य उद्देश्य जो है संक्रमण को रोकना है। तो एस्पेसिस क्या होता है? जीवाणुहीनता होता है, जो भी जीवाणु है उसको खत्म करना, तो संक्रमण को रोकने के लिए ये किया जाता है, ठीक है। 306 पे अब चलते हैं, जीवाणुहीनता में किसका जीवाणु विहीन करना शामिल है? तो किसका? केवल उपकरणों का? नहीं, केवल कपड़ों का नहीं, उपकरणों, कपड़ों और कमरों का, या केवल दीवारों का? तो इसमें उपकरणों का, कपड़ों का और कमरों का ये तो है ही है, साथ में दीवारों को भी जो है स्टेराइल किया जाता है। कार्बोलिक एसिड होता है एक, आपको याद रखना है। कार्बोलिक एसिड से जो है हर मॉर्निंग में जो है ओटी की दीवारों को जो है उसके लेप से जो है क्लीन किया जाता है, जीवाणु विहीन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 307, जीवाणु विहीनता में क्या नहीं करना चाहिए? तो जीवाणु विहीनता में क्या नहीं करना चाहिए? सल कक्ष में अनावश्यक भीड़ करना। अच्छा, उपकरणों को ठीक रखना, उपकरणों की देखभाल करना, खराब पड़े उपकरणों को बदलना, ये जरूरी है। भीड़ भाड़ नहीं वहाँ पर अलाउ होता, जो लिमिटेड आदमी है उन्हीं की एंट्री होती है। चलिए, संक्रमण मुक्त अवस्था एस्पेसिस किससे प्रभावित होती है? तो वो प्रभावित होती है ऑपरेशन करने की तकनीक और चिकित्सक की कार्य की शैली, दोनों से। केवल ऑपरेशन करने की तकनीक से नहीं, ये दोनों से जो है कीटाणु मुक्तता जो है प्रभावित होती है। आगे चलते हैं, इसका जो है पहले एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संक्रमण मुक्त अवस्था ऑपरेशन करने की तकनीक और चिकित्सा कार्य की शैली दोनों से प्रभावित होती है। ऑपरेशन करने की तकनीक में शामिल है स्टरलाइजेशन, डिसइंफेक्शन, स्वच्छता और संक्रमण नियंत्रण, और ऑपरेशन के दौरान सावधानी और सटीकता, ये जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं, 309, सुरक्षित शल्य चिकित्सा, सेफ सर्जरी के लिए किसका ज्ञान आवश्यक है? तो किसका ज्ञान आवश्यक है? एस्पेसिस का, मतलब कि संक्रमण रोकने का ज्ञान जो है आवश्यक है किसमें? क्या नाम है, शल्य चिकित्सा में। और शल्य चिकित्सा का ही पार्ट जो है ड्रेसिंग शल्य चिकित्सा का ही पार्ट होता है। आगे चलते हैं, एस्पेसिस किस पर निर्भर करती है? तो एस्पेसिस किस पर निर्भर करती है? केवल व्यक्तिगत संयम पर, केवल विवरणों पर ध्यान देने पर, व्यक्तिगत संयम और विवरणों पर ध्यान देने पर, किसी पर भी नहीं। तो ये आपका सी आंसर होगा। आगे चलते हैं, शल्य कक्ष ऑपरेशन थिएटर में काम करने की अवधि में क्या आवश्यक होता है? तो इसमें आंसर होगा बी, अलग कपड़े जरूरी होते हैं। मैंने बताया था पहले भी कि ओटी रूम में घुसने से पहले जो है कपड़े चेंज करने पड़ते हैं, वहाँ की ही चप्पल डालनी पड़ती है, वहाँ के ही सारे कपड़े डालने होते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, शल्य कक्ष ऑपरेशन थिएटर की वेशभूषा में क्या शामिल है? तो क्या शामिल है? सिर से लपेटने का कपड़ा, टोपी होती है, कैप बोलते हैं आजकल, पहले से बनी बनाई आती है, पहले कपड़े की ही कैप होती थी। और टोपी जिसे अभी तो टेम्प्रेरी आती है, एक बार पहन करके उसको हम डस्टबिन में डाल देते हैं। टोपी जिससे सभी बाल ढक जाए, ठीक है। मुंह और नाक ढकने के लिए मास्क, उपरोक्त सभी ये सारी चीज़ें ओटी में आवश्यक होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, वास्तविक शल्य कार्य एक्चुअल सर्जरी के क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले क्या पहनना आवश्यक, क्या पहनना चाहिए? तो शल्य कक्ष की औपचारिक वेशभूषा ये बता चुका हूँ पहले ही। हाथ की धुलाई, हैंड वॉश का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हैंड वॉश का मुख्य उद्देश्य जो होता है हाथों और भुजा के ऊपरी भाग तक साफ करना और मुख्य जीवों के फैलाव को रोकना। कोहनी से ऊपर तक के भाग को भी साफ किया जाता है हाथ धोने में, जब हम खास करके स्क्रब करते हैं तो। चलिए आगे चलते हैं, हाथ धोने के लिए आवश्यक सामग्री में क्या शामिल है?
तो क्या शामिल है? साबुन, ठीक है, एंटीसेप्टिक लोशन, मग और तौलिए। नहीं, ये साबुन ही है मेन तो, क्योंकि मग और तौलिए का यूज़ नहीं करते कई बार। अच्छा, यहाँ पे स्क्रब की बात नहीं हो रही तो उपरोक्त सभी होगा इसमें। चलिए आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथ धोने में कौन सी क्रियाएं शामिल है? तो हाथ धोने में जो है यांत्रिक और रासायनिक दोनों क्रियाएं शामिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाथ साफ करने के लिए आपस में रगड़ना और गिरना कौन सी क्रियाएं हैं? तो ये है यांत्रिक क्रिया। आपस में जब हम रगड़ते हैं तो यांत्रिकी क्रिया है ये, बॉडी का एक तरीके से कार्य के हिसाब से जो उसको यांत्रिकी कार्य बोलते हैं। इसके बाद है 318, साबुन का वसा को पायसीकृत करना, जल का तनाव कम करना कौन सी क्रिया है? तो ये रासायनिक क्रिया है, ठीक है। जिसमें रसायन का यूज़ होगा वो रासायनिक क्रिया है, जिसमें सिर्फ बॉडी एक्टिविटीज़ लगती है वो यांत्रिकी क्रिया बोला जाता है उसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाथ धोने की विधि में पहला चरण क्या है? तो हाथ धोने की विधि में साबुन लगाना, पानी से धोना, नाखूनों को काटना, तौलिए को पोंछना। तो इसमें पानी से धोना जो है पहला चरण है, ठीक है। आंसर जो है इसका गलत दे रखा है, सॉरी, मैं दोबारा से इसको रिपीट करूंगा। हाथ धोने की विधि में पहला चरण क्या है? तो हाथ धोने में सबसे पहले जो है साबुन लगाते हैं। साबुन लगाने के बाद हाथों को कम से कम 20 सेकंड तक रगड़ना, उंगलियों को, बीच को, नाखूनों को नीचे साफ करना, हाथों को पानी से अच्छी तरह धोना और हाथों को साफ तौलिए से सुखाना। तो ये आंसर इसका गलत है, सबसे पहले साबुन लगाना। आगे चलते हैं, संक्रमण मुक्त अवस्था एस्पेसिस को बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? तो उसके लिए केवल स्वच्छता, केवल अनुशासन, स्वच्छता और अनुशासन दोनों। तो ये इसका आंसर सही होगा। आगे चलते हैं, शल्य कक्ष ऑपरेशन थिएटर में काम करने वाले कर्मचारियों को क्या पहनना चाहिए? क्या पहनना चाहिए? तो विशेष कपड़े पहनने चाहिए। शल्य कक्ष ऑपरेशन थिएटर में प्रवेश करने से पहले क्या करना चाहिए? तो शल्य कक्ष में प्रवेश करने से पहले हाथ धोना और कपड़े बदलना चाहिए। हाथ धोने के लिए पानी कैसा होना चाहिए? तो हाथ धोने के लिए पानी जो है बहता हुआ होना, ठंडा पानी होना चाहिए, गर्म पानी होना चाहिए, स्थिर पानी होना चाहिए, बहता हुआ जैसे कि टेप से जो पानी निकलता है। हाथ धोने के लिए बेसिन की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो हाथ धोने के लिए बेसिन की ऊंचाई छोटी होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि वो पानी हमारे ऊपर आए। इसके बाद हाथ धोने की प्रक्रिया में क्या शामिल है? तो हाथ धोने की प्रक्रिया में जो है रगड़ना और पानी डालना दोनों शामिल है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हाथ धोने के लिए साबुन क्या करता है? तो क्या केवल साफ करता है, केवल चिकनाई हटाता है? तो इसका आंसर जो है दोनों करता है, ये चिकनाई भी हटाता है और मैल भी निकालता है। तो इसका आंसर जो है सी होगा। आगे चलते हैं, और कीटाणु मुक्त भी करता है, इसमें एक और चीज़ें ऐड करनी है। इसके बाद जो है हाथ धोने से पहले किसका निरीक्षण करना चाहिए? तो त्वचा पर चोट या खरोच का निरीक्षण करना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, हाथों से क्या उतार देना चाहिए? तो हाथों से जो है अंगूठी और कड़े या घड़ी उतार देनी चाहिए। ओटी रूम में जाने से पहले ये सारी चीज़ें उतार दी जाती है। इवन पेशेंट जो के बॉडी के ऊपर अगर कोई धागा भी है ना, तो धागे को भी जो है निकाल दिया जाता है, बॉडी पे कुछ भी नहीं होना चाहिए। और वही सर्जन्स के साथ भी वही है कि कड़े, अंगूठी, जिससे जो है इन्फेक्शन फैलने का डर है वो निकाल दिए जाते हैं। बालों की लटें कैसी होनी चाहिए? तो बंधी हुई होनी चाहिए, ठीक है। और इसीलिए जो है पेशेंट को भी कैप पहनाई जाती है, और सर्जन्स भी कैप जो पहनते हैं उसके पीछे का मेन रीज़न ये होता है कि सर्जरी के दौरान बाल टूट करके गिर ना जाए, उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। वॉश बेसिन के पास खड़े होकर हाथों और अग्रभुजाओं को किससे गीला करना चाहिए? तो नल खोलने के उपरांत पानी से। ये सिंपल क्वेश्चन है, ये आप खुद कर सकते हैं। हाथों को सदैव किसके नीचे रखना चाहिए? तो कोहनियों से नीचे रखना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, पानी का प्रवाह किस दिशा में होना चाहिए? तो ये क्वेश्चन है हाथों से कोहनियों की ओर, कोहनियों से हाथों की ओर, और किसी दिशा में ऊपर से नीचे की ओर। तो ये जो है हाथों से कोहनियों की ओर। तो इसमें ना ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि पता होना चाहिए। स्क्रब की बात हो रही है कि बहुत लोगों को नहीं पता होगा ये क्वेश्चन, लग बहुत आसान रहा है। ये क्वेश्चन को मैं वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करता हूँ। जब हम ओटी में जाने लग जाते हैं, लास्ट वीडियो में मैं समझाया था कि स्क्रब कौन से होते हैं, नॉन स्क्रब टीम कौन सी होती है। तो स्क्रब वाले हाथ जब हम वॉश करते हैं तो कोहनियों से हाथों की ओर नहीं, इससे नहीं, हाथों से कोहनियों की ओर क्या करते हैं हम ना, फिंगर्स की तरफ से नीचे पानी बहता है कोहनी की तरफ तक, ताकि कि जो भी कीटाणु है वो बहते हुए जो है नीचे चला जाए, ना कि अगर कोहनी से हम हाथ की तरफ ढोकें तो कोहनी वाले कीटाणु भी हाथ की तरफ आ जाएंगे। तो इसका आंसर जो है हाथों से कोहनियों की ओर होना चाहिए। फर्स्ट ए है इसका आंसर। लेट्स सी, देखते हैं मैं सही हूँ कि क्या है। तो इसका जो है पानी का प्रवाह या कम संदूषित, इसमें जो है बी आंसर दिया गया है, ठीक है। बी आंसर इसमें, क्योंकि स्क्रब की बात नहीं कही गई, मैंने स्क्रब की बात कही थी कि स्क्रब की। अब इसमें ये क्यों दिया गया, देखते हैं। पानी का प्रवाह कम संदूषित भाग, कोहनी से अधिक संदूषित भाग की हाथ की ओर जाना चाहिए। कहना ये बी में भी यही चाह रहा है, आई वाज राइट। चलिए, मेरे जो मैंने एक्सप्लेन दिया उसको आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, सबसे पहले हाथों, अगर भुजाओं और पश्च भुजाओं को किससे धोना चाहिए? तो साबुन और पानी दोनों से धोना चाहिए। हाथ धोने के लिए रोगाणुरोधक विलेन कितना लेना चाहिए? तो 2 से 4 ml लेना चाहिए। आगे चलते हैं, हाथ धोते समय कोहनी को कैसे मोड़ कर रखना चाहिए? तो इस प्रकार की हाथ कोहनी से ऊंचा उठा रहे, ठीक है। अब आपको इस क्वेश्चन से जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया था समझ में आ गया कि हमारे हाथ की पोजीशन ऐसी होती है कि हाथ जो है कोहनी से ऊंचा होना चाहिए। कोहनी ऊंचा होता है ना वैसे तो, लेकिन हम जब हाथ धोते हैं तो फिंगर्स ऊपर रहेगा और कोहनी की तरफ से पानी निकलेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, सफाई कहाँ तक करनी चाहिए? तो सफाई जो है
कोहनी से 2-3 इंच ऊपर तक, मैंने बोला था ना कोहनी के ऊपर तक की सफाई होती है इसमें। प्रत्येक नाखून और उंगली को किससे साफ करना चाहिए, तो ब्रश से खुरच कर जो है साफ करना चाहिए। एक बार खुरच कर साफ करने के बाद इसी प्रक्रिया को कितने मिनट तक दोहराना चाहिए, तो 3 मिनट तक दोहराना चाहिए। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन आपको जो है तरीका पता होना चाहिए कि हाथ वॉश करने का तरीका क्या है, तो उंगली से कोहनी की तरफ, ना कि कोहनी से उंगली की तरफ। नॉर्मली जो लोग हाथ धोते हैं वो पानी ऊपर डालते हैं और पानी जो है हाथ की तरफ से नीचे होकर के निकलता है, यहाँ पे उल्टा यूज़ होता है। सफाई में सफाई के ब्रश का उपयोग किस हाथ से करते हैं, ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। धुलाई का समय कम से कम कितना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हाथ जो है ना 3 मिनट तक धोना चाहिए, जो है कीटाणु मुक्त हो जाता है साबुन से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाथ धोने के बाद किससे सुखाना चाहिए, तो ये जो है स्टरलाइज तौलिए से सुखाना चाहिए। हाथ धोने से पहले क्या जांचना चाहिए, तो हाथ धोने से पहले जो है त्वचा पर चोट या खरोच की जांच कर लेनी चाहिए। हाथों से क्या हटाना चाहिए, तो अंगूठियां, कड़े, घड़ी ये जो है हटा देने चाहिए, बता चुका हूँ क्यों हटा देने चाहिए। हाथों की गीली करने के बाद क्या लगाना चाहिए, तो साबुन और पानी जो है लगाना चाहिए। आगे चलते हैं, हाथों को धोने के दौरान किस स्थिति में रखना चाहिए, तो नीचे की ओर रखना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे बुक कन्फ्यूज़ है थोड़ा सा, ठीक है, इस चीज़ में आपको फंसना नहीं है। यहाँ पे फिर बोल दिया हाथों को धोते के दौरान किस स्थिति में रखना चाहिए। अभी आप ऊपर ही 2-3 क्वेश्चन में बताया और मैंने बताया कि हाथ को ऊपर, कोहनी को नीचे, है ना, ये बताया गया। तो यहाँ पे नीचे की ओर, ये फिर ये गलत चीज़ें हैं कुछ, तो ये कन्फ्यूज़ होते हैं बच्चे इससे। चलिए आगे चलते हैं। हाथों को साफ़ करने के लिए किसका उपयोग करना चाहिए, तो पानी, साबुन और ब्रश का। हाथ धुलाई के बाद क्या पहनना चाहिए, तो जीवाणु रहित गाउन। ये सब चीज़ें जो क्वेश्चन आ रही है ना, मैंने ऊपर ही जब शायद मेरे ख्याल सेकंड सेट में ही मैं आपको प्रॉपर पूरा तरीका समझा चुका हूँ कि पहले हाथ धोते हैं फिर क्या करते हैं। तो हाथ धोने के तुरंत बाद जो है जीवाणु रहित गाउन पहनते हैं, उल्टा गाउन पहनते हैं। फ्रंट जो है मतलब उसका जो है बांधने का जो होता है, तो वो बैक की साइड बांधा जाता है और फ्रंट से बिल्कुल क्लोज रहता है वो। आगे चलते हैं। गाउन रोगी को किससे रक्षात्मक अवरोध प्रदान करता है, तो गाउन जो है ना शल्य क्रम में सदस्य के शरीर पर उपस्थित जीवाणुओं से जो है गाउन जो है प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो क्या होता है, गाउन अगर पहन लिया तो उसके शरीर का कोई भी कीटाणु पेशेंट को नहीं लगेगा। चलिए गाउन विसंक्रमणता बनाए रखने के लिए उन्हें कैसे रखा जाता है, मैंने बताया था वो जो गाउन होता है वो डायरेक्ट हम खोलते भी नहीं अपने हाथ से, कोई और खोलता है। तो वो क्यों खोलता है, वो पहले से ही ऑटोक्लेव्ड होता है गाउन जो है। तो इसका आंसर जो है इसमें से अंदर वाली सतह बाहर की ओर रहे तथा उन्हें केवल अंदर की सतह से स्पर्श कर पकड़ा जाए। ठीक है, इसके बाद है गाउन पहनते समय सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो गाउन पहनते समय ये सब चीज़ें ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ, लेकिन ठीक है क्वेश्चन पे ले लेते हैं। तो गाउन को शरीर से दूर रखते हुए खोल लें। ठीक है, गाउन को कंधे की सिलाई पर से पकड़कर बारी बारी से दोनों हाथों बाहों के छेद में डालना। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने बताया था कि जिस बॉक्स में होगा उस बॉक्स को कोई और ओपन करेगा, क्योंकि आप पूरी तरीके से स्टाइल हैं अभी। आप अपना गाउन उठाएंगे, गाउन उठाने के बाद उसके जो 2 कोने होते हैं, कंधे वाले कोने जो होते हैं, वहाँ से उसको पकड़ेंगे और आप बारी बारी से दोनों हाथ डालेंगे उसमें। पहले हाथ डालने के बाद भुजाओं को पूरा फैलाकर हाथों को ऊपर कंधे की ऊंचाई तक लाकर बाहों के छेद में डालना और फिर पीछे जो है वो बांध दिया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 350 क्वेश्चन हो गए। 351, गाउन पहनने में कौन सहायता करता है। हाँ, ये अभी जो बताता आ रहा हूँ सारे वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो परिवाही नर्स। अच्छा, परिवाही नर्स कौन सी होती है, देखो मैंने बताया था कि सबसे पहले सर्जन होगा, एनेस्थेटिस्ट होगा, ये सारे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जो है स्टाइल हो जाएंगे। ओटी टेक्नीशियन भी समटाइम्स स्टाइल हो जाता है। एक जो नर्स होती है ना, एक नर्स तो सर्जन्स के साथ जो है हेल्प करती है, तो वो भी पूरी तरीके से स्टाइल हो जाती है। लेकिन एक नर्स ना पूरे ओटी के अंदर एक नर्स ऐसी होती है जो वॉश तो नहीं होती, मतलब स्क्रब नहीं होती। उनका कार्य क्या होता है, एक नर्स जो और खड़ी है, इसको कोई भी सामान जब चाहिए होगा तो ले जा करके देना। इसे परिवाही नर्स बोलते हैं कि वो सारा काम जो है फील्ड का काम एक तरीके से, ओटी से कोई भी चीज़ चाहिए, कोई भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए तो बिना वॉश के खड़ी रहेगी। हालांकि ग्लव्स वो भी पहनेगी, लेकिन वो सारी चीज़ें सब सप्लाई करेगी किसको, जो नर्स असिस्ट करवा रही है केस। आगे चलते हैं। गाउन को परिवाही नर्स द्वारा कहाँ बांधा जाता है, तो कहाँ बांधा जाता है, गर्दन और कमर के दोनों मतलब पीछे की साइड। ठीक है, मतलब गर्दन से नीचे और कमर तक। ठीक है, 3-4 रस्सियाँ होती है गाउन में, वो बांधा जाता है। मास्क का उपयोग क्यों किया जाता है, तो मास्क का उपयोग संक्रमण होने से रोकने के लिए और संक्रमण फैलाने से रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। मास्क का उपयोग कैसे करना चाहिए, तो मास्क का उपयोग जो है सिर्फ एक बार ही करना चाहिए। गीले हो गए मास्क का क्या करना चाहिए, उसे कुछ नहीं करना चाहिए, फेंक देना चाहिए। इसके बाद है मास्क को कितने समय तक नहीं पहनना चाहिए, तो मास्क को जो है लगातार जो है 2 घंटे से ज़्यादा नहीं पहनना चाहिए। इसके बाद मास्क को कैसे पहनना चाहिए, तो मास्क को मुंह और नाक दोनों ढकने की, मतलब ऐसे पहने कि मुंह और नाक दोनों ढके हुए हों। इसके बाद है गाउन पहनने का सही तरीका क्या है, तो गाउन पहनने का तरीका मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, बार बार ज़रूरत नहीं है समझाने की। इसका सीधा आंसर है गाउन को फर्श पर, वाह, गाउन को शरीर से दूर रखते हुए खोलना। ठीक है, ये आपको बता ही चुका हूँ। गाउन की बाहों में हाथ कैसे डालना चाहिए, तो ये जो बारी बारी से हाथ डालना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। आगे चलते हैं नेक्स्ट। गाउन पहनने के बाद सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो गाउन पहनने के बाद भुजाओं को पूरा फैलाना। ठीक है, परिवाही नर्स गाउन को कहाँ से पकड़कर बाहों को खींचने का सहायता करती है, पीछे से अंदर की ओर। गाउन को पहनने के बाद परिवाही नर्स क्या करती है,
ये सब चीज़ें बता चुका हूँ। गाउन के खुले हुए किनारों को कैसे रखना चाहिए, तो इसका जो एक दूसरे पर चढ़ा दिया जाता है, ये सब कोई मैटर नहीं। गाउन बांधने के बाद परिवाही नर्स द्वारा क्या बांधा जाता है, तो पीछे मैंने बताया रस्सियाँ होती है वो बांधा जाता है। इसके बाद जो है मास्क का मुख्य प्रयोग क्या है, तो संक्रमण रोकना या फैलाने से रोकने के लिए। मास्क को कैसे पहनना चाहिए, तो मास्क को जो है चेहरे और नाक ढक जाए इस तरीके से पहनना चाहिए। दस्तानों का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो मतलब रोगाणुओं को जो है रोकने के लिए, ठीक है, रोगाणुओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। दस्ताने किस माप के होते हैं, ये ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये आपको याद होना चाहिए। विभिन्न माप के होते हैं जिसमें 6, 6.5, ठीक है, 7, 7.5, 8 तक के दस्ताने मैंने देखे हैं। 6.5 से 8 तक, 8.5 के भी दस्ताने होते हैं। इस तरीके से 6 से स्टार्ट होता है। दस्तानों का चयन किसके अनुसार किया जाता है, तो हाथ के साइज़ के अनुसार किया जाता है, शल्य चिकित्सा या सहायक के हाथों के माप के अनुसार। अधिकतर दस्ताने किससे बने होते हैं, लेटेक्स से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, लेटेक्स। तो इसमें लेटेक्स है, हाँ, प्राकृतिक गोंद नेचुरल लेटेक्स से बने होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। दस्तानों का आवरणों के अंदर क्या होता है, तो उसके अंदर ना, दस्ताने के आवरण के अंदर जोड़ बंद होता है, बंद जोड़ होता है। अच्छा ठीक है। दस्ताने बंद करते समय मोहरी को कैसे पलट कर बंद करते हैं, तो इस प्रकार पलट कर कि उसका वाम पृष्ठ ढका रहे बंद करते समय। अच्छा ये ना क्वेश्चन थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। इसमें क्या होता है, जब हम दस्ताने लेते हैं, लाइक हमें दस्ताना पहनना है, हमने एक दस्ताना उठाया, उठाने के बाद जो है दूसरे हाथ में पहना, वो पहनने के बाद उतारने का क्या तरीका है, जब हम उसको उतारते हैं ना, तो वो पलट जाना चाहिए, प्रॉपर जो है पलट करके उतरना चाहिए। तो उससे जो है, तो वही तरीका ही है उसका, पलट करके उतारने का, उसी बारे में ये बात हो रही है। आगे चलते हैं। 373, सबसे पहले दस्ताने की मोहरी को किस हाथ से पकड़े, पहले पहले कौन से हाथ से, पहला कौन सा उतारना चाहिए, तो है दाएं से, दाएं हाथ से बाएं का पहले उतारना चाहिए, और बाएं से फिर दाएं का। ये आपको याद रखना है कि सबसे पहले बाएं हाथ का जो है दस्ताना उतारा जाता है और फिर दाएं हाथ का दस्ताना उतारा है। दस्ताने में कौन सा हाथ खिसका देते हैं, ये कोई क्वेश्चन नहीं है। बाएं हाथ की उंगलियों को दाहिने दस्ताने की कहाँ फंसाते हैं, दस्ताना पहले पहने दाने दाएं हाथ की उंगलियों को बाएं दस्ताने किस भाग में रखते हैं, ये सब कोई क्वेश्चन नहीं है ये। दाएं दस्ताने की मोहरी को गाउन की आस्तीन के ऊपर कैसे खींचते हैं, दस्ताने किसका सुरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है, तो रोगाणु से सुरक्षा प्रदान करते हैं। दस्ताने के माप किसके अनुसार होते हैं, साइज के अनुसार। दस्ताने किससे बने होते हैं, लेटेक्स से। दस्ताने पहनने समय सबसे पहले क्या करना चाहिए, हो चुका क्वेश्चन। आगे चलते हैं। दस्ताने पहनते समय किसका ध्यान रखना चाहिए, कि दस्ताने पहनते समय कलाई को खुली त्वचा के संपर्क में आने से बचाना चाहिए, बाहर इंटरनल वाले पार्ट को। दस्ताने पहनने की प्रक्रिया में अंतिम चरण क्या है, तो अंतिम चरण जो है दस्ताने की मोहरी को गाउन की आस्तीन के ऊपर खींचना। अच्छा एक चीज़ और है, अब हमने गाउन पहन रखा है, तो गाउन पहने हुए जब जब दस्ताने हम पहनते हैं ना, तो गाउन का जो हत्था होगा, तो वो ग्लव्स जो है ना उसके हत्थे के ऊपर चढ़ा देना चाहिए, और गाउन का हत्था जो है दस्ताने के अंदर तक घुसेगा। ये तरीका होता है। ये आपको यहाँ क्वेश्चन देख करके याद करेंगे नहीं रहेगा, मैं जो आपको बता रहा हूँ। गाउन का हत्था है, पहले हमने गाउन पहन लिया, हमने ग्लव्स उठाया, ग्लव्स उठाने के बाद जब हमने पहना ग्लव्स, तो ग्लव्स जो है, ग्लव्स का जो लास्ट वाला जो हत्था होगा, वो गाउन का हत्था उसके अंदर जाना चाहिए। आगे चलते हैं। रोगी की शल्य चिकित्सा सफाई कौन करता है, तो विसंक्रमित सहायक, ठीक है, बेसिकली नर्स ही करती है और साथ में डॉक्टर भी असिस्ट करते हैं। आगे चलते हैं। सफाई के लिए किन रोगाणु रोधकों का उपयोग किया जाता है, तो सेवलॉन और बीटाडिन का। अच्छा ये बात क्या हो रही है, ये भी मैं वीडियो में समझा चुका हूँ। मैं जब बता रहा था कि पेशेंट पहले ओटी में जाता है तो क्या क्या होता है, उसमें मैंने जब बताया था कि ओटी टेबल पे जब पेशेंट लेट जाता है, तो जिस पार्ट का ऑपरेशन होना है उस पार्ट को बायो सेवलॉन और बीटाडिन से एक एक करके साफ़ किया जाता है। उस पार्ट को नहीं, बहुत बड़े पार्ट को, उसके आसपास के एरिया को भी बार बार साफ़ किया जाता है, ताकि वो एरिया कीटाणु मुक्त हो जाए ऑपरेट करने से पहले, चीरा लगाने से पहले। सफाई कहाँ से कहाँ तक की जाती है, तो यहाँ पे अब ठीक है, हो सकता है क्लियर किया हो इन्होंने। शल्य चीरा के स्थान के साथ साथ उसके आसपास का कुछ क्षेत्र अच्छी तरह से साफ कर लिया जाता है, यही बताया मैंने अभी, ठीक है। इसके बाद है उदर छेदन शल्य क्रिया हेतु रोगी के शरीर के किस भाग को साफ किया जाता है, तो उदर छेदन में पूरे पेट को ही साफ कर लिया जाएगा, चूचकों से लेकर जांघ के ऊपरी भाग तक, मतलब काफ़ी बड़े पोर्शन को जो है साफ किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। विसंक्रमित सहायक स्पंदन होल्डर से सेवलॉन से भीगे रुई के फाहों से क्या साफ़ करते हैं, तो क्या साफ़ करते हैं, संपूर्ण शल्य कार्य का क्षेत्र। अच्छा वो साफ़ कैसे करते हैं भाई, साफ़ तो बता दिया कि रुई क्या नाम है आपका, बीटाडीन और सेवलॉन से, लेकिन उसको पकड़ते कैसे, सबसे पहले क्या करते हैं, स्पंदन होल्डर जो है, स्पंज होल्डर जिसको बोलते हैं, उससे एक स्पंज उठाते हैं, पहले सेवलॉन में भिगोएंगे, पहले सेवलॉन से पूरा एरिया क्लीन करेंगे, फिर वो दूसरा स्पंज उठाएंगे, स्पंज से बीटाडीन में भिगोएंगे, और फिर वो पूरा एरिया क्लीन करेंगे। इसी तरीके से 2-3 बार चलता है सिस्टम। सेवलॉन सफाई के उपरांत पर्याप्त माप का क्या रखते हैं, कुछ नहीं। प्रथम ड्रैप के बाद क्या रखते हैं, तो प्रथम ड्रैप के बाद उस बड़ी जीवाणु रहित तौलिया रखते हैं। अच्छा अब क्या होता है, क्लीन हो गया,
जो है एरिया मान के चलो, पेट का ऑपरेशन था, चेस्ट से लेकर के जांग तक जाने की आवश्यकता नहीं होती, हाँ नीचे तक आपने क्लीन कर लिया, ठीक है। क्लीन करने के बाद क्या होता है कि जिस पोर्शन का ऑपरेशन होना है वहाँ पे एक तौलिया रखा जाता है, ठीक है। तौलिया कितना, तौलिया वहीं पे इस तरीके से बीच में जो है गैप होता है, तौलिया फटा हुआ नहीं, वो पहले से कटिंग किया होता है, तो उसी जगह पे रखा जाता है और उसी एरिया में जो है फिर चीरा लगाया जाता है, तो उसी को प्रथम ट्रैप बोलते हैं। इसके सर क्रिया के क्षेत्र को खुला रखते हुए चारों ओर क्या रखकर तौलियों को चिमटी से जोड़कर स्थिर किया जाता है, तो यही मैं अभी बता रहा था। तो क्या कर करके जीवाणु रहित तौलिया होता है वो। शल्य क्रिया के तुरंत बाद अच्छे सेवक सेविका के कारण रोगी को ठीक होने में क्या होता है, तो कम समय लगता है। शल्य क्रिया के पश्चात सेवक सेविकाओं को रोगी का क्या करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, सूक्ष्म निरीक्षण, अच्छे से निरीक्षण करना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। सेवक सेविकाओं को चिकित्सक को क्या देते रहने के लिए सचेत रहना चाहिए, तो प्रत्येक सूचना, जो भी इंफॉर्मेशन है पेशेंट से, आप पेशेंट के साथ रहेंगे वो आपको डॉक्टर को देना है। शल्य चिकित्सा क्षेत्र की सफाई का कार्य कौन करता है, तो शल्य चिकित्सा का ये संक्रमित सहायक लिखा हुआ है, ऐसी कोई पोस्ट नहीं होती, तो इसमें नर्स जो होती है और इसके बाद डॉक्टर दोनों मिलकर के जो इस कार्य को करते हैं, क्योंकि वही दोनों वॉश होते हैं। एनेस्थेटिस्ट तो सिर्फ एनेस्थीसिया का काम करेगा, ठीक है। कई जगह अगर टेक्नीशियन वॉश हुआ तो टेक्नीशियन भी कर सकता है। सफाई के लिए किन रोगाणु रोधकों का उपयोग किया जाता है, तो सफाई के लिए जो है सेवलॉन और बीटाडिन का उपयोग किया जाता है। सफाई कहाँ तक की जाती है, तो इसमें जो है सफाई कहाँ तक की जाती है बता दिया मैंने, जो एरिया है उसके आसपास का सारा एरिया, तो इसमें जो है शल्य चीरा के स्थान के साथ साथ उसके आसपास का कुछ क्षेत्र। साथियों ये देखिए कि जिन्होंने पहला और सेकंड वीडियो और थर्ड वीडियो तीनों देखा होगा ना, मेरे ख्याल आज के वो सारे क्वेश्चन ऑलरेडी जानता होगा, क्योंकि मैं जो 3 वीडियो मैंने अपलोड करें ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो यही फ़ायदा होता है जब आप पूरा वीडियो देखते हैं, और जो एक्सप्लेनेशन होता है मेन बात, ये किताब तो पढ़ तो आप भी सकते हैं ले करके, अगर पीडीएफ ले लिया कहीं से या परचेज़ कर करके, लेकिन होता क्या है जब आप एक्सप्लेनेशन सुनते हैं ना, वो दिमाग में आपके ईज़िली बैठ जाता है और वो आप भूलने वाले नहीं होते, क्योंकि उसके पीछे लॉजिक बताया जाता है। तो ठीक है, वीडियो आज 400 तक हमने कंप्लीट कर लिया। आगे जो है क्वेश्चंस और भी हैं, लगभग क्वेश्चंस जो है इसमें 500 के आसपास क्वेश्चन है। मैं दिखा देता हूँ कितने क्वेश्चंस हैं, 470, हाँ 500 से भी ज़्यादा क्वेश्चन है। बहुत बड़ा टॉपिक है और इसी टॉपिक से आपको सबसे ज़्यादा जो है क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मैं बार बार बोलता हूँ, मुझे मोटिवेशन मिलती है, तो मोटिवेट करने के लिए आपको कमेंट जरूर करना वीडियो कैसा लगा, और जितना कमेंट ज़्यादा होते हैं उतना जल्दी जो है मैं वीडियो डालने का प्रयास करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।